यानी कि रिजर्वेशन जिसको आमतौर पर बोला जाता है वो आर्थिक आधार पर होना चाहिए, लेकिन इस देश में तो बीमारियां भी जाति देख के होती हैं। ज्योतिराव फुले ने लगभग 250 साल पहले ही कह दिया था कि कभी भी ओबीसी, शूद्र, अतिशूद्र और महिलाओं की शिक्षा के लिए कोई भी ब्राह्मण टीचर नहीं होना चाहिए। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य ये है, जो हमारे गुरु राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले कह के गए, हमने उनकी या तो सुनी नहीं या उसे समझा नहीं। आजादी के बाद से लेकर अब तक जितने भी शिक्षा नीति ड्राफ्ट की गई है, जो भी शिक्षा मंत्री रहे, ज्यादातर सवर्ण रहे। हैलिडोसिस एक बीमारी होती है जिसका मतलब होता है मुंह की दुर्गंध। लोग कहते हैं कि प्रतिनिधित्व आपका आर्थिक आधार पर होना चाहिए। मैं कहता हूं बीमारियां भी जाति देख के होती हैं। हैलिडोसिस नाम की बीमारी आपको रूरल में मिल जाएगी, स्लम्स एरिया में मिल जाएगी। जो उसकी प्रेवलेंस रेट है जो पाई जाती है वो उन एरिया में ज्यादा मिलेगी कंपैरेटिवली। आप दिल्ली के साउथ एक्स या डिफेंस कॉलोनी में चले जाएं, आपको वहां उसका प्रेवलेंस रेट 0.1% मिलेगा। लोग कहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन यानी कि रिजर्वेशन जिसको आमतौर पे बोला जाता है वो आर्थिक आधार पे होना चाहिए, लेकिन इस देश में तो बीमारियां भी जाति देख के होती हैं। नई शिक्षा नीति शिक्षा का निजीकरण व व्यवसायीकरण करके मूल्यों से बहुजन समाज को शिक्षा से वंचित करने का षड्यंत्र है। इस देश में कुछ लोग जो शासक वर्ग है उसका ये कहना है कि निजीकरण करने के बाद इस देश की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो शिक्षा हम अपने बच्चों को देना चाह रहे हैं, उसमें गुणवत्ता आएगी। जब से निजीकरण शुरू हुआ, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में, यदि यह बात सत्य होती तो आज भारत जिसमें शिक्षा का निजीकरण प्राइमरी लेवल पे अच्छे खासे लेवल पे हो चुका है, स्कूल लेवल पे हो चुका है और फर्दर हायर एजुकेशन में हो रहा है। किसी भी चीज को आपको कंपेयर करना हो तो कोई स्टैंडर्ड होता है, उसका मानक होता है। तो अगर उसको ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो भारत की शिक्षा नीति कहां खड़ी है। एक एग्जाम होता है, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट। आप जान के हैरान होंगे कि भारत ने आजादी के बाद आज तक उस एग्जाम में सिर्फ एक बार पार्टिसिपेट किया, 2009 में, और 2009 में 73 देशों की श्रृंखला में भारत 72वें नंबर पे खड़ा है। जब ये बात मुझे पता लगी तो मैंने सोचा अगर भारत इस पे खड़ा है तो पहले नंबर पे कौन है। पहले नंबर पे है यूरोपियन देश फिनलैंड। तो वहां की क्या शिक्षा नीति निजीकरण के ऊपर आधारित है? नहीं। वहां जिस व्यक्ति ने, डॉक्टर पासी साइलबर्ग ने पिछले 30 सालों में शिक्षा का रिफॉर्म किया, वो खुद कहते हैं कि कोई भी देश अपना पैसा, अपनी जीडीपी या अपना जो उसकी पॉपुलेशन है उसका बहाना देकर ये नहीं कह सकता कि हम लोगों को शिक्षा सरकारी नहीं दे सकते। उस देश में प्राइवेट स्कूल खोलना गैर कानूनी है, प्राइवेट कोचिंग सेंटर खोलना गैर कानूनी है। बात जितना भी शिक्षा का खर्च होता है सरकार उठाती है। जिस देश में सब कुछ सामाजिक शिक्षा पर निर्भर है वो देश पहले नंबर पे खड़ा है, और जिस देश में नई शिक्षा नीति है, शिक्षा का निजीकरण किया जाता है, वो 72वें नंबर पे खड़ा है। आप शिक्षा के निजीकरण की बात करते हैं। ज्योतिराव फुले ने लगभग 250 साल पहले ही कह दिया था कि कभी भी ओबीसी, शूद्र, अतिशूद्र और महिलाओं की शिक्षा के लिए कोई भी ब्राह्मण टीचर नहीं होना चाहिए। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य ये है, जो हमारे गुरु राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले कह के गए, हमने उनकी या तो सुनी नहीं या उसे समझा नहीं। आजादी के बाद से लेकर अब तक जितने भी शिक्षा नीति ड्राफ्ट की गई है, जो भी शिक्षा मंत्री रहे, ज्यादातर सवर्ण रहे। अगर हमने अपने ज्योतिराव फुले की बात सुनी होती तो शायद हमें बात समझ आई होती कि केवल शिक्षा तो मिल रही है, लेकिन क्या ये शिक्षा वही शिक्षा है जिसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे। इस देश में बीमारी भी जातियां देख के होती हैं। उस देश में आप एक इंटेलेक्चुअल क्लास का निर्माण कैसे करेंगे। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। जय मूल्य निवासी।